नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बिहार में ऐसा क्या हुआ कि 20 साल से ज्यादा सत्ता पर शासन करने वाले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, जिनको सुशासन बाबू भी कहा गया लेकिन कुर्सी कुमार भी कहा गया, उन्होंने एकदम से सत्ता जीत लेने और पा जाने के बाद महज कुछ ही महीने में बिहार की कमान छोड़ दी या छुड़वाई गई। इससे पहले जो चीज कभी नहीं हो पाई, जो नीतीश कुमार को हटा दे, वो ऐसा क्या हुआ बिहार की राजनीति में कि वो कुछ ही महीने में हो गया। दिल्ली क्यों चले आ रहे हैं नीतीश कुमार? क्या उनकी पार्टी टूट तो नहीं जाएगी? जितने लोग जो समर्थन करते हैं जदयू का, महिला वोट, ईबीसी, ये सब छिटक तो नहीं जाएंगे? बीजेपी का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं जाएगा? सवाल अनगिनत हैं और इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आज हमारे साथ हैं मनीष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत मनीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद संकेत। हाँ, आपने कई सारे एक साथ सवाल किए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जब वो सत्ता में रहता है तो और खासकर हमारे देश में तीन ही पद को महत्वपूर्ण माना जाता है। एक प्रधानमंत्री पीएम, दूसरा सीएम यानी मुख्यमंत्री और तीसरा डीएम यानी कि जिलाधिकारी। नीतीश कुमार 20 वर्षों से अधिक आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन इनकी एक राजनीति की ये भी सच्चाई थी कि पिछले 3 वर्षों के दौरान इनका स्वास्थ्य इनका साथ नहीं दे रहा था, जिसके कारण पब्लिक में कई सारे आप कह सकते हैं एम्बैरेसिंग इंसिडेंट्स हो रहे थे। वो किसी का पैर छू लेते थे, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई बार छुआ था, किसी का गाल वो छू लेते थे, कई महिलाओं का गाल छुआ था, जिसके कारण सरकार की काफ़ी ज़्यादा फजीहत हुई थी। तो उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था, ये किसी से छिपा नहीं था। नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति थे जो मीडिया को कभी भी अपने से दूर नहीं रखते थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों के दौरान खासकर और शायद देश के वो पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे जिन्होंने पूरे चुनाव के दौरान मीडिया से एक भी बार कोई इंटरैक्शन नहीं किया। जबकि नीतीश एक दिन में कई बार बाइट देते थे और चुनाव के दौरान कम से कम एक चैनल को तो रोज इंटरव्यू देना वो अपने दिनचर्या का आप कह सकते हैं कि पार्ट रखते थे। लेकिन उस नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कहीं न कहीं उनका साथ नहीं दे रहा था और ये सार्वजनिक रूप से ये सच किसी से छिपा नहीं था। लेकिन दिक्कत यह है कि संकेत कल उनके बिहाफ में जो सब जानते हैं कि वो ट्वीट अपने से कोई ट्वीट नहीं करते हैं, किसी ने वो ट्वीट लिखा होगा, तो उस ट्वीट में ये जो कारण दिया गया कि वो अभी तक राज्यसभा नहीं गए हैं, वो किसी के गले पच नहीं रहा है। लग रहा है पूरी जो प्रक्रिया थी पिछले 2-3 दिनों के दौरान जो घटनाक्रम था, उसमें एक तरह की साजिश की बू आ रही है। लग रहा है कि कुछ उनके आसपास के लोग हैं, जो बीजेपी के इशारे पर उनको जबरदस्ती राज्यसभा का बहाना बनाकर बिहार का ताज उनके सर से लेकर उनको राज्यसभा में एक तरह से पुश किया जा रहा है। और यही एक कारण है क्यों मैं उसका भी एक आपको कारण बताऊँगा। क्योंकि नीतीश कभी भी अपने जीवन में यहाँ तक कि पिछली बार जब वो आरजेडी से संबंध 2024 में तोड़ रहे थे और बीजेपी के साथ फिर जा रहे थे, तो उस समय भी वो अपने विधायकों, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से वो सार्वजनिक रूप से विचार-विमर्श करते थे, उनको बुलाते थे। लेकिन इस बार वो सब कुछ भी नहीं हुआ। वो प्रोटोकॉल जो नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति के लिए खुद से तय किया था, वैसे कोई प्रोटोकॉल नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सब कुछ जो मामला हुआ है, वो काफ़ी हसस तरीके से हुआ है, जिसके कारण हर व्यक्ति कह रहा है कि ये जो है नीतीश कुमार को एक साजिश के तहत राज्यसभा ले जाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि क्या उनका स्वास्थ्य एक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए सही है? तो उसका जवाब होगा नहीं। एक बात और मैं आपको संकेत बताऊँगा। पिछली बार जो अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने अपने किसी भी सभा में यह नहीं कहा कि अगली बार जब बहुमत की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार बनेगी, वो बार-बार कह रहे थे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो अलग-अलग चैनलों के कार्यक्रम में जा रहे थे, उनसे ये बार-बार पूछा जाता था, तो उनका कहना था कि ये
जो है विधायकों के ऊपर आप छोड़ दीजिए। यानी कि उस समय वो नॉन कमिटल थे और शायद वो भी असहज थे, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियाँ थी तो उनको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और शायद लगता है कि उसी समय ये जो अभी का एग्ज़िट प्लान जो है वो तय हुआ था और उस एग्ज़िट प्लान को अब एग्ज़ीक्यूट किया जा रहा है। संकेत। मनीष जी, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बोला है कि ये पटकथा कि नीतीश कुमार हटेंगे या धकेल दिए जाएंगे, ये उसी समय लिख उठी थी जो आज उसका क्रियान्वयन हम होते हुए देख रहे हैं। आज जमीन पर उस प्लान को उतारा जा रहा है और इसमें नीतीश कुमार के कुछ करीबी भी शामिल हो सकते हैं। अब आपने ये बोला कि ये पच नहीं रहा है कि उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि वो राज्यसभा जाएं। मतलब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर आमादा है कि मैं एक बार राज्यसभा की कुर्सी देख लूं, एक बार वहां उस गलियारे में घूम आऊं। तो ये तो कुछ बात पचती नहीं है। आपको लगता है पार्टी को ये चीज समझ में आएगी जो विद्रोह हो गया कल सड़कों पर? देखिए, ये जो नीतीश कुमार की तरफ से जो तर्क दिया गया, जो ट्वीट बना के दिया गया और मैं आपको बताऊँ थोड़ा-सा क्यों इस पे लोगों को ये पच नहीं रहा है या एक तरह से ये ये जो राज्यसभा का तर्क दिया गया, निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जब स्वास्थ्य ठीक रहता था, तो जब ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों से बातचीत करते थे, मैंने भी 2022 में ये स्टोरी लिखी थी। लेकिन ये देखा यह गया है संकेत, शक क्यों हो रहा है? शक इसलिए हो रहा है कि परसों जब ये आया कि नीतीश कुमार ही राज्यसभा पद के लिए नामांकन दायर करेंगे, दाखिल करेंगे, तो अचानक दिल्ली में बीजेपी के जो बीट पर जो पत्रकार कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबने आइडेंटिकल स्टोरी फाइल करनी शुरू कर दी, जिससे लगा कि ये सारा कुछ जो है कहीं न कहीं से कोरियोग्राफ हो रहा है, कहीं न कहीं से ये डिक्टेटेड हो रहा है, क्योंकि सबने आइडेंटिकल लाइन पे वो स्टोरी फाइल की और कल जो नीतीश कुमार का जो ट्वीट आया, वो एग्ज़ैक्टली वही लाइन था, जिससे लोगों को लगा सबको ये लग रहा था कि आखिर अगर वो कह सकते थे, उस ट्वीट में ये भी लिखा जा रहा था कि मेरा स्वास्थ्य अब साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री का यह कहना कि मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूँ, संकेत यह ऐसे ही है कि कल को आप अब कहिए कि नहीं मैं अब दिल्ली में काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं अब जो है बाराबंकी लाइव चलाऊँगा और मैं बाराबंकी से मैं काम करना चाहता हूँ। तो तर्क देने वालों ने कहीं न कहीं गलती की और जो स्टोरी प्लांट कराई गई, वो थोड़ी अडली हो गई। भाई मनीष जी, बाराबंकी वालों को पूरा सम्मान देते हुए हम ये बात कह रहे हैं, कहीं बाराबंकी वाले बुरा ना मान जाएं कि हम उनको कुछ निचले स्तर का समझ रहे हैं। लेकिन आपके बात का भाव मैं समझ रहा हूं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हाँ, तो मतलब आप। ऐसे ही है कोई विधायक कहे कि नहीं मैं आज तक मुखिया नहीं रहा हूँ तो चलिए मैं विधायक पद से इस्तीफा देता हूँ और मैं अब मुखिया बनना चाहता हूँ। तो ये तो किसी को ये बात पचेगी नहीं। देखिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था। उसका असर बिहार के गवर्नेंस पे साफ-साफ दिख रहा था। जो नीतीश कुमार ने उन्होंने एक शासन का एक बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया था। वो हर डिपार्टमेंट की रिव्यू करते थे। पिछले 1.5-2 सालों से वो उस तरीके का किसी भी विभाग का सीरियस रिव्यू नहीं होता था। जो उनके आस-पास के ब्यूरोक्रेट से वो सरकार पर हावी थे। नीतीश कुमार का एक सबसे बड़ी पहचान थी कि करप्शन के पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 3 सालों के दौरान जो उनके आस-पास के लोग हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, उन पे कई सारे गंभीर आरोप लगते थे रहे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर किसी पर कोई गंभीर आरोप लगता था, उसकी जाँच करवाते थे। अगर उसमें प्राइमा फेसी भी उनको थोड़ा लगता था कि इसमें सच्चाई है, तुरंत उसको ड्रॉप करते थे, एक्शन लेते थे। लेकिन हमने देखा कि नीतीश कुमार के आस-पास भी ऐसे लोग मंत्री बने हुए थे, जिनके डिपार्टमेंट में जो अधिकारी हैं, उनके घर से 12 करोड़, 15 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, लेकिन वैसे लोग मंत्री बने हुए हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के जो खराब स्वास्थ्य था, क्योंकि नीतीश कुमार आजकल अखबार भी नहीं पढ़ते हैं, टीवी पर भी नहीं देखते हैं, तो उनको बताने पे भी वो उस बातों को एक तरह से डिनायल मोड में रहते थे। तो गवर्नेंस ने हिट लिया था, नीतीश कुमार का इकबाल कम हुआ था, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, वो नीतीश कुमार एन्जॉय करते थे। ये उनके विरोधी भी इस बात के कायल हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने के कारण बिहार में एक सामाजिक शांति थी और
जो नीतीश कुमार हर बात, कोई भी अगर बड़ा फैसला लेते थे तो उसके बारे में खुद से जानकारी देते थे, वैसा इस बार कुछ नहीं दिखा। जैसे मैं आपको बताऊं, कल राज्यसभा का नामांकन था। पहली बार मैंने 30 सालों में देखा कि पत्रकारों को विधानसभा कैंपस में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उससे लगा ये कि कोई ना कोई व्यक्ति है जो शीर्ष पर बैठा व्यक्ति है और वो सारे घटनाक्रम को मैक्रो मैनेज कर रहा है। दूसरी बात यह है कि पार्टी के दफ्तर में कोई वरिष्ठ नेता ऐसा नहीं था जो जाके अपने कार्यकर्ताओं को पैसिफाई कर सके, कन्विंस कर सके कि आखिरकार ये नीतीश कुमार का फैसला है, इसमें कोई साजिश नहीं हुई है। एक कल कंप्लीट आप कह सकते हैं कि एक ब्रेकडाउन दिख रहा था और आने वाले दिनों में भी एक नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी के ऊपर में एक जो जनरल जो जेडीयू का जो कार्यकर्ता है, विधायक अभी चुप हैं क्योंकि उनको शांत रहने की सलाह दी गई है और हर व्यक्ति अपना राजनीतिक भविष्य देखता है। उन्हें लगता होगा कि उनका राजनीतिक भविष्य शांत और मौन रहने में ही बेहतर है, तो वो उन्होंने उसी स्ट्रैटेजी को अपनाया है। लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक इस बात को पचा पाने में बिल्कुल ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि तैयार नहीं है कि ये फैसला नीतीश कुमार का था। उनका खुद ही कहना है कि ये साजिश है और उसका ये जो साजिश की जो पूरी बात है, इसका खामियाजा आने वाले दिनों में बीजेपी को भी उठाना पड़ेगा। और ये नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, ये उनका फेलियर है कि वो अब नीतीश कुमार के इस बड़े फैसले को, उनके राजनीतिक जीवन का ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला है, इसके बारे में अपने ही लोगों को वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। मनीष जी, तो क्या अब ये माना जाए कि ये शुरुआत हुई है बवाल की बिहार में और जदयू का राजनीतिक भविष्य अभी थोड़ा सा डामाडोल रहेगा, क्योंकि हर धड़ अलग अलग दिशा में जाएगा। एक नीतीश कुमार जो फादर फिगर थे, जो पूरी जदयू को बांध करके रखते थे कि इधर आरजेडी के साथ भी अलायंस में सब एक साथ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ भी जा रहे हैं, वो अब उस तरीके से नहीं होगा। टूटेगी, बिखरेगी जेडीयू। देखिए, जेडीयू के पतन की कहानी आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के साथ शुरू हो गई है। और ये क्या स्लो प्रोसेस होगा या ये काफ़ी तेज़ी से इसका बिखराव होगा, ये सब कुछ निर्भर करता है कि उनके आस-पास के जो लोग हैं, जो सांसद, मंत्री हैं, वो आने वाले दिनों में अपने कार्यकर्ताओं को उनके इस फैसले के बारे में कन्विंस कर पाते हैं या नहीं, और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी कैसे होती है, आखिर वो एक उनको एकजुट रख पाते हैं या नहीं। लेकिन अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे और वो जिसके जो अब एक एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक सच है, जिसके बारे में अब आपको कोई शुबा नहीं होना चाहिए, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वैसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि जनता दल यू का यहाँ से बिखराव, विघटन और उनका पतन अब एक तरह की सबसे बड़ी राजनीतिक सच्चाई है। अब इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा, इसका फ़ायदा आरजेडी को होगा। ये सब आने वाले समय में राजनीति किस करवट लेता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। संकेत। एक तो मनीष जी हो गया कि विधायक और सांसद कहां जाएंगे, ये तो पावर हंग्री गेम्स हो गए ना, कि जो विधायक मौजूदा हैं अभी 4.5 साल से ज्यादा बचे हुए हैं, या फिर जो सांसद हैं जिनकी बहुत अहमियत है बीजेपी के लिए, केंद्र की सरकार को चलाते रहने के लिए, एक तो वो पावर कॉन्सेप्ट हो गया। और एक होता है वोटर सपोर्ट, जिसमें ईबीसी थे, जिसमें महिलाएं थी, कटिंग अक्रॉस कास्ट। ये इन दोनों फ्रंट्स पर मैं चाहूंगा आप जरा बताएं कि कैसे कैसे विभाजन होगा, कैसे बिखरेगी। देखिए, जो नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा कोर वोटर है, वो है नॉन यादव बैकवर्ड और एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट। ये एक बड़ा वोटर का बुके है। उसके साथ ही साथ जो गैर पासवान जो दलित हैं, उनका भी, जिनको महादलित कहा जाता रहा है, वो भी, उनका समर्थन भी उनको काफ़ी बड़ा मिला है और उनके उत्थान के लिए नीतीश कुमार ने अपने 20 सालों के दौरान जमकर काम किया था। लेकिन आने वाले दिनों में ये बीजेपी के ऊपर निर्भर करेगा कि बीजेपी का कौन नेता होता है जिसके सर पर वो ताज रखते हैं, और वो नेता किस प्रकार से इन वोटरों को एकजुट रख पाता है या नहीं। ये सोशल अलायंस को अब एकजुट रखने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बीजेपी के ऊपर होगी। देखिए, नीतीश कुमार से ताज लेना तो आसान है। वो तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा मेसी रहा, लेकिन वो ऑपरेशन तो हो गया।
लेकिन उस सोशल अलायंस को इंटैक्ट रखना, वो ज़िम्मेवारी जो है वो आप आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर निर्भर करेगी कि ये दोनों नेता किसे नेता चुनते हैं बिहार के लिए, किस प्रकार से कंपोजिशन होता है, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात यह होगी कि क्या नीतीश कुमार के डाउनफॉल के लिए जो लोग हैं, वो क्या उनके सिस्टम में दे विल कंटिन्यू टू कॉल द शॉट्स, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके कारण जो है सरकार का इकबाल कम हुआ, जिनके ऊपर कई सारे आरोप लगे, अगर वैसे लोग कंटिन्यू करते हैं नई बीजेपी की व्यवस्था में, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि वोटर कहीं न कहीं जो है वो जेडीयू से जेडीयू को तो छोड़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी को भी उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जो जेडीयू का जो कोर वोटर है, उसे कहीं न कहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जो हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। वो जानते हैं कि वो बीमार हैं, उन भाषण नहीं दे पाते हैं, इंटरव्यू बाइट्स नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि चलिए वो कुर्सी पे तो बैठे रह सकते हैं, समाज में सब काम तो हो रहा है, काम तो कुछ रुका नहीं है। लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं, देखिए आज नीतीश कुमार को अगर कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, उसका एक बड़ा कारण यह है संकेत, क्योंकि उनके लिए कोई आज बोलने वाला नहीं है। हर व्यक्ति जो है वो कहीं न कहीं उसके गिरेबान में कोई ना कोई एक कमजोर कड़ी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं या करप्शन के चार्जेस झेल रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी के सामने नतमस्तक होना उनकी एक आप कह सकते हैं राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन वोटर की कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं होता है। वोटर अगर आपको देखेगा कि अगर उसको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है या सत्ता में जिस प्रकार से उसकी तूती बोलती थी या जो उसको सम्मान मिलता था, वो अगर उसमें कोई कमी आएगी, तो वो अपना विकल्प ढूँढ लेता है। संकेत। पर मनीष जी देखिए, ऐसा है, वोटर अपना विकल्प ढूंढेगा तब ना जब चुनाव होगा। अब अगला लोकसभा चुनाव 2029 में, अगला विधानसभा चुनाव 2030 में, तो अभी टाइम बहुत है। यानी कि अगर आपको फ्रूट्स ऑफ पावर लेने हैं, सत्ता का अगर आपको पूरा सुख भोगना है, तो अभी तो 4 सवा 4 साल हैं आपके पास। आप भोगते रहिए, दे जब जनता की बारी आएगी तब जनता बोलेगी। आपको लगता है ये भी नहीं, अपने आप में एक कैलकुलेटेड मेजर है? देखिए, वो हो सकता है, उसमें कोई ये शक नहीं है कि बिहार में अभी फिलहाल तत्काल तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार के बगल में यूपी में तो अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और यूपी में ऐसी कई सारी जातियाँ हैं, जो बिहार में भी सत्ता में उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि 20 सालों से प्रभाव था, तो अगर उनका प्रभाव बिहार में कम होगा, तो उसका खामियाजा आपको यूपी में उठाना पड़ सकता है। ये इंटरेस्टिंग आपने बताया कि इधर अगर आप नीतीश कुमार के साथ कुछ करेंगे, तो वहां पूर्वांचल के इलाकों में वहां पर हो सकता है कुछ समीकरण बीजेपी के खिलाफ जाए। कम से कम इमोशनल बात सपा जैसी पार्टियां कर सकती हैं, आरजेडी के तेजस्वी यादव कह सकते हैं। लेकिन अब मनीष जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि थोड़ा सा वर्ड ऑन द स्ट्रीट आप बताएं कि ये जो हुआ है, इसको लेकर के बीजेपी के प्रति क्या छवि है लोगों की? क्या लोग ये मान रहे हैं कि ये एक और घटक दल खा गई पार्टी? देखिए, बीजेपी, अब मैं आपको बता दूँ, मैं इस सेगमेंट वाइज़ बताता हूँ। बीजेपी के 2 तरह के वोटर हैं। बीजेपी के एक जो उसका कोर वोटर है, जो उसे 30-40 साल से, और वो बीजेपी के प्रति कोई खामी या कोई खराबी या उसके प्रति कोई दुराग्रह नहीं रखता है या कभी भी उसकी आलोचना नहीं करता है। वैसे वोटर को लग रहा है कि जो भी उनकी पार्टी कर रही है, आखिरकार पहली बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, और उन्हें ये भी लग रहा है कि 2010 में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो एक उनके नाम के आधार पर उन्होंने एक डिनर कैंसल किया था, जब बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग चल रही थी 2010 में, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, तो उसका एक सूद सहित उन्होंने बदला ले लिया। दूसरे बीजेपी का एक और तबका है जो उसको नियो कन्वर्ट आप वोटर कह सकते हैं। उस वोटर को लग रहा है कि बीजेपी परसेप्शन में यही उसकी छवि गई है कि बीजेपी विश्वास करने की वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। जो भी उसकी सहयोगी होती है, उसको जड़ से खत्म कर सकती है। उसका मैं एक और आपको कॉन्टेक्स्ट दूँ कि जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा होते थे, तो आज से 2 ढाई साल पहले आए थे, और उन्होंने एक बयान दिया था कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म किया जाना चाहिए। उस नीतीश कुमार को वो काफ़ी वो उस बयान पर आपत्ति थी। बाद में उन्होंने बीजेपी के साथ 2022 में अपने संबंध भी तोड़ लिए थे।
लेकिन जो जनता दल यू का जो वोटर है, उसे कहीं न कहीं इस घटनाक्रम पर काफ़ी ज़्यादा मायूसी, काफ़ी ज़्यादा रोष है और उसका जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि आखिरकार उनका कहना यही था कि भले स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार एक बड़ी पर्सनैलिटी थे और नीतीश कुमार रह सकते हैं। उनको लगा कि 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे पे आए हैं, तो जो कुछ भी बीजेपी उनके साथ कर रही है या उनके पार्टी के ही कुछ नेताओं ने जिस प्रकार से दबाव बनाया, वो अनुचित है। लेकिन जो स्ट्रीट पे जो एक कॉमन आदमी है, उसे एक लग रहा है कि नीतीश कुमार को अभी नहीं जाना चाहिए था या उनका जो भी विदाई का जो कार्यक्रम बनाया गया, इसे थोड़ा और ग्रैंड किया जा सकता था, उनको एक वार्म सेंड ऑफ किया जा सकता था, ना कि ये दिखाकर कि ये राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री पद की कुर्सी त्याग कर वो जा रहे हैं। कहीं न कहीं वो ट्वीट जो है और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 1 दिन पहले से उस ट्वीट के 12 घंटा, 16 घंटा पहले से स्टोरी प्लांट की गई, उसके कारण पूरा खेल जो है परसेप्शन में यही लग रहा है कि जो कुछ भी नीतीश कुमार के साथ हुआ, वो गलत है। लेकिन मैं आपको बार-बार मैंने कहा कि दूसरा पक्ष ये है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। एक मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य अगर साथ नहीं दे, तो उसका गवर्नेंस पे निश्चित रूप से असर पड़ता है, जो बिहार में पड़ रहा था और उसके कारण बिहार में भ्रष्टाचारियों का जो है एक बोलबाला था वो एक तरह से पूरे प्रशासन पर हावी थे। संकेत। मेरा आखिरी सवाल मनीष जी, ये जेडीयू का कोई सक्सेशन प्लान है या नहीं? हम से देखते हैं बड़ा नीतीश कुमार के पुत्र, जिनको वैसे कायदे से कभी वंशवाद के चलते प्रमोट किया गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। कोई बहुत देखिए प्रोमिनेंट पोजीशन पे चले गए हो नीतीश कुमार के पुत्र, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या होगा? देखिए, अब निशांत कुमार को जो नीतीश कुमार के आसपास के लोग हैं, उन्हें मालूम है कि कार्यकर्ताओं में इतनी ज़्यादा उत्तेजना, इतना ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए निशांत कुमार अगले 24 से 48 घंटे या 2 से 3 दिनों के अंदर राजनीति में आएँगे। उनको विधिवत रूप से जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता दी जाएगी। लेकिन बेस्ड ऑन द फीडबैक क्या उनको सरकार में शामिल कराया जाएगा? अभी कोई फैसला नहीं है। लेकिन अगर उनको सरकार में शामिल नहीं कराया जाएगा तो आप समझिए कि कहीं न कहीं वही नेता जो उनके पार्टी के शीर्ष नेता हैं, वो बीजेपी के दबाव में जो हैं, उनको पार्टी को का जो दफ्तर है या पार्टी का जो दुकान है, उस पर भी ताला लगाना चाहते हैं। तो इसलिए अब कार्यकर्ताओं का दबाव यह होगा कि निशांत जो उनके पुत्र हैं, ना केवल राजनीति में आएँ बल्कि नई सरकार जब भी बने, भले ही उसमें मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, लेकिन निशांत को उप मुख्यमंत्री पद का ताज दिया जाए। संकेत। पर क्या वो उस तरीके के पैन बिहार नेता हैं? देखिए, जेडीयू की सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में कौन कौन से लोग हैं जेडीयू में जो आपको ये लगता है कि पॉसिबल कंटेंडर्स हैं और वो पोजीशन ले भी सकते हैं नीतीश कुमार जैसे एक फिगर की? इसी वजह से तो देखिए बिखराव की बात हो रही है। देखिए दूसरा नीतीश कुमार नहीं हो सकता है, ये एक बड़ा सच है। नीतीश कुमार का जगह कोई नहीं ले सकता है। जो भी होगा उसे नीतीश कुमार के फुटस्टेप्स में जाने के लिए काफ़ी मेहनत करना होगा और दूर-दूर तक तो फिलहाल कोई नेता ना बीजेपी में, ना जेडीयू में, भले ही उनके बेटे को निशांत को आप कहिए कि बाय कंपल्सन या परिस्थितियों के दबाव में उनको राजनीति में लाया जाए और उनको सरकार में भी शामिल कराया जाए, लेकिन दूसरा नीतीश कुमार अब नहीं हो सकता है। संकेत। जी बिल्कुल। अब यही आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के साथ हमको छोड़ा है। वो तो बिहार की राजनीति में आगे पता चलेगा कि जैसे यूपी बिहार में होता है ना कि बरगला करके प्लॉट कब्जा लिया, तो हाँ, कहीं ऐसा जेडीयू के साथ तो नहीं कर दिया गया है। जो आप बोल रहे हैं यही जेडीयू का कार्यकर्ता रोड पे भी बोल रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऐसे में देखिए, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है तो आप हो सकता है कार्यकर्ता की ना सुने, लेकिन जब होगा तो क्या तब तक बीजेपी पूरी तरीके से इस पार्टी को खत्म कर देगी? कम से कम जेडीयू के जो कोर वर्कर हैं उनके बीच में ये एक जज्बात है जो वो आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातें करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद संकेत।